नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा है कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में काम करेंगे तो संसाधनों का कोई अभाव नहीं है। आज कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान संयुक्त प्रयासों और संयुक्त रणनीति से भारत ने संक्रमण से सफलता पाई है। इसी सिद्धांत पर काम करते हुए ताजा लहर से भी मुकाबला किया जा सकता है। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि वायरस इस बार कई राज्यों के साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों को प्रभावित कर रहा है। महामारी से लड़ाई के लिए साथ मिलकर काम करने और सामूहिक शक्ति से मुकाबला करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों से लगातार संपर्क बनाए हुए है और वस्तु स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अलावा समय समय पर उन्हें आवश्यक सलाह भी दे रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में राज्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसकी आपूर्ति बढ़ाए जाने को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। औद्योगिक इस्तेमाल में आने वाले ऑक्सीजन का भी चिकित्सीय ऑक्सीजन की जरूरतों के लिए उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकर को भेजने और उनकी वापसी में लगने वाले समय को कम करने के लिए रेलवे वायुसेना की मदद ली जा रही है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करने और दवाइयों और ऑक्सीजन संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का आग्रह किया और साथ ही उन्होंने राज्यों से ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी पर नकेल कसने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में जरूरी दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। राज्यों के साथ पूरी तरह से केंद्र साथ में है और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और वहीं देश भर में कोरोना के बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, लेकिन इसी मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाइव प्रसारण करना विवाद का कारण बन गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी आलोचना की। यूपी के सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए दूसरों पर निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। राजनीति का यह अभद्र और घटिया आचरण है, हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज इनका एक और कारनामा उस समय भी देखने को मिला जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में चल रही उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें देश के कई वरिष्ठ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रीगण भी मौजूद थे, उस बैठक में गोपनीयता को भंग कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश इन्होंने की है। और वहीं देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति काफी गंभीर हो गई। हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसके मद्देनजर देश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का भी टीकाकरण शुरू हुआ है। वहीं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वयस्कों में कोरोना के इलाज के लिए जाइडस कैडिला वेराफिन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि जाइडस कैडिला गुजरात के अहमदाबाद की दवा निर्माता कंपनी है और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अल्फा 2B वेराफिन के कोरोना संक्रमित वयस्कों में आपात इस्तेमाल से काफी मदद मिलेगी। कंपनी ने कहा है कि अस्पतालों को वेराफिन दवा मुहैया करवाई जाएगी। ये एक एंटीवायरल दवा है जो कि कोरोना के इलाज को और ज्यादा सुविधाजनक बना देगी। ये दवा ऑक्सीजन सपोर्ट को कम करने में और मरीज की हालत में जल्दी से सुधार लाने में कारगर है। फार्मा दिग्गज जाइडस का कहना है कि वेराफिन से किए गए इलाज में 91.15% वयस्क की RT-PCR रिपोर्ट 7 दिन में नेगेटिव आई। और वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 37,238 नए मामले सामने आए हैं। पहली बार प्रदेश में एक दिन में 199 मौतें हुई हैं। कल प्रदेश में कुल 2,25,236 सैंपल की जांच की गई। अब तक कुल 3,93,00,000 सैंपल की जांच हुई है। पूरे प्रदेश में अब तक 95,64,090 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। 18,77,291 लोगों को दूसरी डोज भी दी गई है।
वहीं प्रदेश में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस दौरान शनिवार और रविवार को साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और सर्विलांस का अभियान चलाया जाएगा। शनिवार को टीकाकरण का काम भी किया जाएगा और साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलवाया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ये मॉनिटरिंग की जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर और मुरादाबाद से, जहां लगातार रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं और एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं। विशेष अभियान सैंपल टेस्टिंग का चलाया जा रहा है कि अधिक से अधिक सैंपल एकत्रित करके उन्हें टेस्ट किया जाए। कुल 2,25,236 सैंपल कल टेस्ट हुए हैं। ये संख्या को धीरे धीरे कोशिश किया जा रहा है इसको बढ़ाकर 2.5 लाख से अधिक किया जाए और इसमें 1 लाख से अधिक RT-PCR के सैंपल टेस्ट किए जाए। इस प्रकार कुल अभी तक जो सैंपल टेस्ट हुए हैं उनकी संख्या 3,93,00,000 हो गई है। आज होम आइसोलेशन में लगभग 2,18,000 व्यक्ति संक्रमित जो है वो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। प्रदेश में सर्वेलेंस की जो गतिविधि है वो तेजी से चलाई जा रही है। सर्वेलेंस के माध्यम से घर घर हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान करने में लगी हुई हैं। 2,24,413 क्षेत्रों में 5,60,472 टीम दिवसों के माध्यम से 3,31,20,000 घरों में सर्वेक्षण का कार्य आज कल तक पूरा हुआ है। इनमें लगभग 16 करोड़ की आबादी निवास कर रही है। कुल 95,64,090 लोगों को वैक्सीनेशन की टीकाकरण की पहली डोज दे दी गई है। इनमें से 18,77,291 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। इस प्रकार यदि कुल मिलाया जाए तो 1,14,00,000 डोजेस जो है वो वितरण हो गई हैं। कल आज रात्रि से परसों सोमवार सुबह 7 बजे तक का जो एक बंदी का ऐलान किया गया है वो बंदी आज रात में 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इस दौरान शनिवार और इतवार को पूरे प्रदेश में स्वच्छता, सैनिटेशन, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा। विशेषकर सर्वेलेंस का अभियान चलाया जाएगा। टीकाकरण भी सैटरडे को किया जाएगा। सैटरडे को, शनिवार को टीकाकरण खुला रहेगा। इस प्रकार प्रदेश सरकार अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने का जो एक प्रयास कर रही है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि जो भी पात्र उम्र के हैं वो अपना नजदीकी केंद्र पर जाकर अपना टीका लगाएं। 1 मई से जैसे बताया गया है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो आयु के सभी हमारे नागरिक हैं सबको टीका लगाया जाएगा और ये टीका प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार अस्पतालों में हर तरह की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा प्रतिदिन की जा रही है कि हर जिले में बेड की संख्या दुगनी की जाए। लखनऊ में विशेषकर जो ऐसे 10 जिले हैं जहां पर की ज्यादा संक्रमण है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात्रि में भी एक समीक्षा बैठक उनके जिलाधिकारियों, मंडल आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों और पुलिस कमिश्नरों और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ की थी और ये उन्होंने इस बात की समीक्षा की थी कि कैसे अधिक से अधिक बेड बढ़ाए जा सकते हैं। बेडों के साथ साथ जो ऑक्सीजन युक्त बेड जो है वो अधिक बढ़ाने पर उनका जोर था और अधिक से अधिक ऑक्सीजन बेड कैसे बढ़ाया जाए इस पर कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में जो ऑक्सीजन की समस्याएं आ रही हैं उनको उनके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है और कहीं से भी ऑक्सीजन मिल पा रही है उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ साथ आगे के लिए रणनीति बनाकर लगभग हर अस्पताल को स्वयं के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, जो कि वातावरण से ही ऑक्सीजन बनाए, ऐसी मशीनों से युक्त करने की योजना पर काम चल रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके तहत आज रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगेगा। इससे पहले 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक पूर्णबंदी घोषित की गई है। आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। साथ ही परिवहन विभाग की बसें आधी क्षमता के साथ चलेंगी।
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बिना काम के घर से निकलना वर्जित रहेगा। साथ ही साथ नियमों का पालन करना होगा। प्रदेश में मास्क नहीं लगाने पर भारी जुर्माने का ऐलान किया गया है। पहली बार पकड़े जाने पर 1000 और दूसरी बार बगैर मास्क के पकड़े गए तो 10,000 का चालान होगा। और वहीं गोरखपुर के सराफा व्यापारियों ने ऐलान किया कि राज्य सरकार की तरफ से शनिवार और रविवार की बंदी के अलावा सोमवार, मंगलवार और बुधवार को भी वो खुद अपनी दुकानें बंद रखेंगे। ऐसा व्यापारियों ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सराफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने सभी सराफा व्यवसायियों से इस बात का अनुरोध किया है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार से कोविड-19 रोधी टीकों की कीमतों में एकरूपता रखने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की। बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट करके कहा है कि देश में कोरोना वायरस रोधी टीके की कीमत केंद्र, राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के लिए एक समान हो। इसकी कीमत अलग अलग निर्धारित करने के मामले में भारत सरकार को दखल देने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार से इस संबंध में एकरूपता वाली राष्ट्रीय नीति बनाकर उस पर अमल किया जाए। साथ ही देश के विभिन्न राज्यों और राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर केंद्र ऑक्सीजन के औद्योगिक वाणिज्यिक प्रयोग को रोककर अस्पतालों को इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करे। उन्होंने केंद्र से जरूरी दवाओं की आपूर्ति की ओर विशेष ध्यान देने की मांग की है। और वहीं औरैया जिले के सदर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश दिवाकर के कोरोना संक्रमित होने के बाद उपचार के दौरान आज सुबह मेरठ में मृत्यु हो गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि 57 वर्षीय भाजपा विधायक रमेश दिवाकर ने पिछले दिनों दिक्कत महसूस होने पर परिवार समेत अपनी कोरोना जांच करवाई थी। 17 अप्रैल को आई रिपोर्ट में उनकी पत्नी और पुत्र कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जिसके बाद वो पत्नी और पुत्र समेत उपचार के लिए जिला अस्पताल चिचौली में भर्ती हुए थे। विधायक को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लगातार तबियत बिगड़ने पर बुधवार को विधायक की पत्नी और पुत्र को कानपुर मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए रेफर किया गया। मेरठ में उपचार के दौरान गुरुवार को विधायक दिवाकर की तबियत और ज्यादा बिगड़ने की खबर आई और आज सुबह 7 बजे उनकी मौत हो गई। स्वर्गीय दिवाकर औरैया सदर क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए थे। शहर स्थित विशंभर सिंह भारतीय विद्यालय में व्यायाम शिक्षक होने के साथ ही लंबे समय से समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय थे। विधायक बनने से पूर्व वो भाजपा के जिलाध्यक्ष समेत पार्टी संगठन के विभिन्न पदों पर रहे हैं। उनकी मृत्यु की खबर आते ही जनपदवासी स्तब्ध रह गए और शोक की लहर में दौड़ गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधायक रमेश दिवाकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कल से तो भगवान से रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं। रात दिन प्रार्थना करने के बाद भी होना था वो तो हो ही गया। भगवान भी नहीं सुन रहा इस समय। 1 महीने पहले भाई हमारा छोटा खत्म, विधायक जी छोटा था वो खत्म हुआ। 15 मार्च को छोटा भाई खत्म हुआ था। वो पीलिया से पीड़ित थे। और एक तरफ जहां देश में ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है तो सामाजिक संस्थाएं इस मामले में भी हाथ बढ़ाने लगी हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के गुरुद्वारे में मुफ्त ऑक्सीजन देने की पहल की गई है। इंदिरापुरम गुरुद्वारे की तरफ से ऑक्सीजन का लंगर लगाया गया है। जरूरतमंद लोगों को मौके पर पहुंचते ही ऑक्सीजन दी जा रही है। इसके लिए बाकायदा ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम भी किए गए हैं। मरीज को उन्हीं की गाड़ी में ऑक्सीजन सप्लाई देकर जान बचाई जा रही है। वहीं गुरुद्वारे में जरूरतमंद मरीज को लेकर उनके परिजनों ने गुरुद्वारे का धन्यवाद अदा किया है। रात से शुरू हुई सेवा का लाभ लेकर कई लोगों की जान बच पाई। तक हम करीब 35 से 40 लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा चुके हैं। जो ये हमारी सेवा 24 घंटे चलेगी। आप अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन आप पेशेंट को लाइए, हम यहीं उसको मास्क प्रोवाइड कराएंगे। 4 घंटे 3 घंटे जब तक उसको वो फ्री नहीं हो जाता तब तक हम उसको यहाँ पे इसकी ये सेवा देंगे और उसके बाद आप हॉस्पिटल का इंतजाम कर सकते हैं। ये सेवा हमारी खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से 24 घंटे चल रही है। आप देख रहे होंगे सारे गाड़ियों में ऑक्सीजन लगे हुए हैं। आप कहीं भी दिल्ली या एनसीआर में हैं, आप आइए। हमारा जो एड्रेस है गुरुद्वारा इंदिरापुरम। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में इस पहल की सभी लोग सराहना कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी।
एक तरफ जहां ऑक्सीजन की कमी से सांसों का आपातकाल है, तो वहीं गाजियाबाद में हॉस्पिटल की जगह गुरुद्वारे से ऑक्सीजन देने की पहल शुरू की गई है। मैं इंदिरापुरम के गुरुद्वारे की बात कर रहा हूं, जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं। आप देखिए यहां पर आपको बाहर रोड पर ही रखे हुए ऑक्सीजन के सिलेंडर नजर आएंगे और उन्हीं सिलेंडर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को यहां से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है। ये उन लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है जिन्हें किसी अस्पताल में ऑक्सीजन वाला बेड नहीं मिल रहा है, और जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे जरूरतमंद मरीज हैं, वो इस गुरुद्वारे में आए और उन्हें गाड़ी में ही तमाम व्यवस्था करके इस तरह से जो आप देख रहे हैं सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है। जाहिर है ये गुरुद्वारे की एक अच्छी और बड़ी पहल है, और इस मैसेज को गुरुद्वारा जो प्रबंधन है वो तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधन के लोग जो हैं वो यहाँ पर तमाम मेहनत से लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मदद पहुंच पाए। और आपको ये भी बता दें कि इसी अस्पताल ने जो कोविड टेस्ट की व्यवस्था है वो भी की है, और आप सामने देखिए कि जो लाइन वो लगी हुई है वो उन लोगों की है जो यहाँ कोविड के टेस्ट के लिए आ रहे हैं। तो एक बड़ी पहल इसे कहा जा सकता है, और समझा जा सकता है कि जब देश में इस समय ऑक्सीजन की कमी के चलते सांसों का आपातकाल है, तो एक गुरुद्वारे ने इस तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की है, और तमाम जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है। तमाम लोग दूर दूर से आ रहे हैं और व्यवस्था को यहाँ पर संभाल रहे हैं। साहब, क्या कुछ आपको पता चल रहा है देश में जो चल रहा है ऑक्सीजन को लेकर, और कैसे आपको ये लगा कि ये सब पहल करनी चाहिए? सर, ये जो इस टाइम कोरोना ने अपना दोबारा अटैक किया है, पूरा दिल्ली एनसीआर हिला के रख दिया है। लोग अपने घरों में सिर्फ एक ऑक्सीजन, उसके पीछे लोग अपने घरों में मर रहे हैं। उसको देखते हुए किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ना प्राइवेट ना सरकारी, कोई इंतजाम नहीं है। एक हमने एक पहल की खालसा इंटरनेशनल की तरफ से, गुरुद्वारा इंदिरापुरम की तरफ से, हमने लोगों को यहाँ पे गाड़ियों में ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। रात 11:30 बजे से ये हमारे यहाँ प्रोसीजर चल रहा है कि आप अपना काम आप सुचारू रखें, और हम तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर कार में ही जो लोग आ रहे हैं उनके वाहन में ही ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जब लोग ऑटो में यहाँ पहुंचे और फिर ऑटो में ही व्यवस्था की गई कि संबंधित व्यक्ति को ऑक्सीजन जो है वो मिल सके। यानी सांसों का आपातकाल है, और उस आपातकाल में एक बड़ी पहल इसे कहा जा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, गुरुद्वारे के अंदर तमाम जो सिलेंडर्स हैं वो मैं आपको रखे हुए एक बार दिखाने की कोशिश जरूर यहाँ से करूंगा। बाहर आपने सिलेंडर देखा जिसके माध्यम से जो सांसें हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लेकिन साथ साथ अंदर जो है ये साफ कर दिया गया है कि जब तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी किसी मरीज को, जब तक उसे कोई हॉस्पिटल नहीं मिल जाता है, कोई बेड नहीं मिल जाता है, तब तक उसकी जिंदगी बचाने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन काम करेगी। और जो लोग कोविड टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं उनके कोविड टेस्ट की व्यवस्था भी यहाँ पर गुरुद्वारे में की जा रही है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि एनसीआर के जो हालात हुए, दिल्ली के जो हालात हुए, उसके बाद अस्पतालों की जगह गुरुद्वारे में ऑक्सीजन मिल रही है और लोगों की जिंदगी इस तरह से बच पा रही है। गाजियाबाद में कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और वहीं वाराणसी में भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में 750 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। जर्मन हैंगर तकनीक के 750 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। अस्पताल 2 हफ्तों में बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिनों वाराणसी के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के बाद डीआरडीओ को अस्पताल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और वहीं हमीरपुर जिले के सुमेरपुर इंडस्ट्री एरिया में देश की नामी इस्पात फैक्ट्री रिमझिम ने कोरोना काल में मानवता दिखाते हुए अपने उपयोग की मात्रा को कम करते हुए ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाकर कोरोना मरीजों और अस्पतालों को महज 1 रुपए में ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। इस कार्य में प्रभावित होकर सूबे के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना फैक्ट्री पहुंचे हैं और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर उत्पादन बढ़ाने में हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि गैस की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने हर क्षेत्र में बढ़िया काम किया है। पिछले साल की तुलना में वेंटिलेटर की संख्या लाखों में पहुंच गई है। जरूरतमंद मरीजों को रेमडेसिविर की कमी नहीं होने दी जा रही। मुख्यमंत्री खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में सूबे की स्वास्थ्य सेवाएं अब पहले से और बेहतर हो गई।
अपनी इंडस्ट्री में गैस लगती थी ऑक्सीजन, उसको अपनी इंडस्ट्री से अधिकतम मात्रा में आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसमें इनके द्वारा दिया जा रहा है। तो उसके लिए इनके द्वारा कोई चार्जेस भी नहीं लिए जा रहे हैं। इस नाते से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और इनकी अच्छे काम के लिए हर व्यक्ति की प्रशंसा होनी चाहिए। मैं विशेष रूप से यहाँ पर आने का मेरा हेतु ये था कि ये कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितनी इनकी क्षमता है, कितनी उसको बढ़ाया जा सकता है और उसको बढ़ाने में इनके स्तर के ऊपर क्या कठिनाई है, ताकि हम सरकार इसको सहयोग कर सकें और प्रशासनिक स्तर के ऊपर अगर इनको कोई कठिनाई है तो उसको दूर किया जा सके। इस निमित्त में यहाँ पर उपस्थित हूँ। लगभग 1000 सिलेंडर्स ये अभी बनाकर दे रहे हैं। अगर 1000 सिलेंडर्स की बात करें तो एवरेज 7 क्यूबिक मीटर एक गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस आता है और लगभग 1 क्यूबिक मीटर का 0.77 kg 1 क्यूबिक मीटर का ये वजन होता है। और वहीं कानपुर में मेडिकल स्टाफ और छात्रों के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान जनता को ठगने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन महंगे दामों पर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह के बारे में पता चलने पर पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर इंजेक्शन खरीदा है और 4 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सभी लोग रेमडेसिविर का नकली इंजेक्शन करीब 15 से 20 हजार में बेचते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक विकास दुबे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग तृतीय वर्ष का छात्र है। दूसरा आरोपी कौशल शुक्ला सीतापुर से डी फार्मा का कोर्स किया हुआ है। वहीं अजीत मौर्य नाम का एक आरोपी वर्तमान में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लारी हॉस्पिटल में ओटी टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। साथ ही राकेश तिवारी नाम का एक और आरोपी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में कार्यरत है और इन सभी के पास से 91 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, 4 मोबाइल, एक स्कूटी और कुछ पैसे बरामद हुए। और इसी के साथ इतना ही। नमस्कार।